दोस्तों नमस्कार। आज 28 सितंबर है और आज का दिन भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है क्योंकि आज ही के दिन 28 सितंबर 1907 में महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था। ये वही भगत सिंह हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया था, एक नया आयाम दिया था। आज़ादी के मायने इन्होंने समझाए थे और वो भी इतने कम वक्त में इन्होंने आज़ादी के मायने को समझाए थे जिस वक्त में शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। इनके बारे में लोग कहते हैं कि क्रांति हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि बूढ़े लोग ही क्रांति के सूत्रधार बने। क्रांति युवाओं के अथक प्रयास, युवाओं की नई सोच के आधार पर भी क्रांति लाई जा सकती है। जिस बात को इन्होंने सिद्ध किया अपने कारनामों से, अपनी गतिविधियों से, अपनी सोच से। ऐसा कहा जाता है कि इनका पूरा 24 साल का, इन्होंने 24 वसंत केवल देखे अपने जीवन के, और ऐसा कहा जाता है कि 24 साल में इन्होंने आने वाले 100 सालों के बराबर इन्होंने काम किया। इन्होंने आज़ादी के लिए एक नई, इन्होंने बिल्कुल संरचना तैयार की, आज़ादी के इन्होंने नए मायने समझाए। तो थोड़ा इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आजकल युवा भगत सिंह को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, भगत सिंह बनना चाहते हैं, लेकिन भगत सिंह के प्रयासों को ये लोग नहीं समझते, भगत सिंह की सोच को ये लोग नहीं समझते। भगत सिंह की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस किताब को बिना पढ़े लोग बहुत सारी बातें इनके बारे में बोलते हैं, इनके बारे में बहुत सारी मिथ्या कथाएं प्रचलित हैं जिसका कोई वास्तविकता से बिल्कुल संबंध नहीं है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब, जो कि आज पाकिस्तान में है, वहीं पे जन्म हुआ था। ये शुरू से ही, बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधाराओं से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ऐसा कहा जाता है कि ये उग्रवादी राष्ट्रवादी थे, माफ करिएगा, उग्र राष्ट्रवादी थे। इनका मानना था कि अहिंसा के बल पे आप क्रांति नहीं ला सकते, अहिंसा के बल पे आप आज़ादी को नहीं पा सकते। 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, इससे काफ़ी ज़्यादा विचलित हुए थे, काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए थे। इन्होंने फिर भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को एक नया स्वरूप देने का काम किया। इनका कहना था कि अहिंसात्मक आंदोलन के सहारे हम बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकते। हम एक ऐसी शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हिंसा के हर वो हथकंडे अपनाने पे उतारू है, जिसके लिए अब हम अहिंसात्मक तरीके से उनका जवाब नहीं दे सकते। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उस हत्याकांड में काफ़ी निर्दोष लोगों की मौत होती है। फिर उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत में आता है। साइमन कमीशन के विरोध स्वरूप लाला लाजपत राय की पिटाई की जाती है, लाठियों से प्रहार किया जाता है, फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद भगत सिंह इतने आहत हुए, इतने ज़्यादा आहत हुए कि उन्होंने सैंडर्स की हत्या की उन्होंने प्लान की और वो सैंडर्स को मारने में सफल भी रहे। उसके बाद 1929 में उन्होंने केंद्रीय असेंबली, जो आज के समय में, अब तो लोकसभा पुराना, अब नया लोकसभा तो हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका है। जो पुराना लोकसभा था उसी को केंद्रीय असेंबली बोला जाता था। वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे उन्होंने ऐसी जगह पे बम फेंका जहाँ पे कोई नहीं बैठा था। बम फेंकने के बाद भी वो चाहते तो भाग सकते थे वहाँ से, लेकिन उन्होंने भागना पसंद नहीं किया। उन्होंने अपने आप को पकड़वाना पसंद किया। अपने आप को यूँ कहें कि उन्होंने समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया। उनका स्टेटमेंट बड़ा फेमस हुआ। उनका स्टेटमेंट था कि मैं गूंगे बहरों को ये आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद उनको पुलिस पकड़ लेती है, अंग्रेज़ों की पुलिस पकड़ लेती है। उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे चलाए जाते हैं और उनको फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाती है। इन फांसी की सज़ा को वो चाहते
तो वो टलवा सकते थे, वो माफ़ करवा सकते थे। हालांकि अंग्रेज़ों की नीयत पे भी इस मामले में शक ही देखा जाता है। लेकिन भगत सिंह का स्पष्ट विचार था। भगत सिंह चाहते थे कि मुझे कोई माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे अगर फांसी मुकर्रर हुई है तो मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। दिन आता है 23 मार्च 1931 का। ये वही दिन जब शहीद आजम को वीर गति को प्राप्त होना था। वक्त था शाम का समय 7 बजे, 7 साढ़े 7 के बीच का शाम का समय था। एक अंग्रेज अधिकारी उनके पास जाता है, उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछता है, तो वो कहते हैं कि मुझे लेनिन को पढ़ने दो। वो लेनिन को पढ़ रहे होते हैं, उसी बीच में उनके फांसी का वक्त आ जाता है। वो अंग्रेज सिपाही कहता है कि आपको अब फांसी पर चढ़ने जाना है। तो वो कहते हैं कि ठहरिए, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने दीजिए। सोचिए कितने मजबूत जज्बाती इंसान, निडर इंसान, बेखौफ इंसान। यहाँ पे हमको छोटी सी सज़ा समय से पहले पता चल जाती है कि ये वक्त पे हमको कोई सज़ा मिलने वाली है, तो हम एकदम अंदर से सिहर जाते हैं, अंदर से कांप जाते हैं। लेकिन उनके जीवन का अंत होने जा रहा था, उनके विचारों का अंत होने जा रहा था। शायद वो जिंदा रहते तो उससे और ज़्यादा क्रांतिकारी वो विचार दे सकते थे, वहीं उनका सब कुछ ठहरने वाला था। लेकिन फिर भी वो बड़ी अदब के साथ कहते हैं कि ठहरिए, मुझे एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने दीजिए। फिर वो लेनिन को पढ़ते हैं। लेनिन को पढ़ने के बाद वो किताब पढ़ रहे थे, उस किताब को ऐसे वो हवा में उछालते हैं। हवा में उछालने के बाद वो फिर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे तक पहुंच जाते हैं। उनके साथ उनके 2 परम मित्र सुखदेव और राजगुरु भी साथ रहते हैं, और ऐसे उनकी कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। उसके बाद की घटना आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। जब वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो अंग्रेज उनसे इतना ज़्यादा चिढ़े होते हैं, इतने ज़्यादा उनको लेकर के उनके मन में कुंठा भरी होती है कि उनकी जो शरीर है वो शरीर के छोटे छोटे कई सारे टुकड़े किए जाते हैं। उन टुकड़ों को बोरी में भर करके और फिरोजपुर ले जाया जाता है। फिरोजपुर ले जा करके, चूँकि उनको लाहौर जेल में फांसी दी जाती है, लाहौर जेल से फिर फिरोजपुर ले जाया जाता है। फिरोजपुर ले जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार केरोसिन ऑयल डाल करके किया जाता है। केरोसिन ऑयल डाल करके जब उनकी डेड बॉडी को आग लगाई जाती है, तो वो आग जब धधकती है तो अगल बगल वाले लोग देखते हैं, फिर दौड़े दौड़े वो आते हैं, तो अंग्रेज उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ करके वैसे ही अधजली लाश को वो फेंक देते हैं। वो नदी में फेंक देते हैं। फिर नदी से निकाल करके उनकी लाश को फिर अंतिम संस्कार उनका किया जाता है, पूरे विधि के साथ किया जाता है। ऐसे इनकी पूरी कहानी रहती है। इस कहानी के क्रम में उन्होंने कई सारे क्रांतिकारी विचार दिए। उन्होंने युवाओं को सोचने का एक नया नजरिया दिया। उन्होंने राष्ट्रवादियों को क्रांति का एक नया तरीका बताया, एक नया रास्ता दिखाया। ऐसे थे शहीद आजम भगत सिंह। हमें उनके हर बताए गए एक एक मूल्यों को समझना होगा, उनके एक एक मूल्यों को अपने विचारों में समाहित करना होगा, उनके बताए हुए रास्तों पे चलना होगा। लड़ाई केवल हमारी सरकारों से नहीं है, लड़ाई केवल हमारी विदेशी शत्रुओं से नहीं है, लड़ाई हमारी खुद से भी है। हमारे अंदर भी एक शत्रु बैठा हुआ है, हमारे अंदर भी एक अंग्रेज सिपाही बैठा हुआ है, हमारे अंदर भी एक शैतान बैठा हुआ है, हमें उनसे भी लड़ना है। ऐसा नहीं था कि भगत सिंह ने केवल अंग्रेजों से लड़ने का रास्ता बताया, उन्होंने गरीबी से भी लड़ने का रास्ता बताया, उन्होंने छुआछूत से भी लड़ने का रास्ता बताया, उन्होंने जातिगत जो व्यवस्था थी उससे भी लड़ने का रास्ता बताया, उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द कैसे स्थापित किया जाए, उन्होंने इसके भी रास्ते बताए। ये सब उनके मूल्यों को संयोजित करते हुए हमें आगे बढ़ना है, तभी हम एक
सही मायने में भगत सिंह को हम अपने अंदर समाहित कर पाएंगे। अर्थात हम भगत सिंह को बस पढ़ते ही रह जाएंगे, भगत सिंह के बस क्रांतिकारी विचारों को हम पढ़ते रह जाएंगे, क्रांतिकारी विचारों को ही उनके हम सत्य मानते हुए आगे बढ़ जाएंगे, जो कि भगत सिंह उससे कहीं ज़्यादा आगे थे। तो ये थी भगत सिंह की कहानी। भगत सिंह एक इंसान नहीं थे, वो इंसान के रूप में अगर हम यूँ कहें कि वो एक महान आत्मा थे, जो ऐसी महान आत्मा सदियों में, या हम यूँ कहें कि सहस्त्राब्दियों में ऐसी महान आत्माएं पैदा होती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से इस बात को प्रूफ किया, सिद्ध किया कि वो सच में महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त किया, जिनके चेहरे पे ना शिकन थी, ना चेहरे पे किसी तरीके का डर का भाव था। तो आइए हम उनके जन्मदिन पे ये संकल्प लें कि उनके बताए हुए हर रास्ते को हम अपने आप में समाहित करेंगे, हम अपने आप में उसको स्वीकार करेंगे, और हम जाति के खिलाफ, हम धर्म के खिलाफ, हम सरकारों के खिलाफ, हम अपने अंदर बैठे शैतान के खिलाफ हम लड़ेंगे, और लड़ करके हम उससे आज़ादी पाएंगे और हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। नमस्कार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।